मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरू से बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट कवर करना है सभी को। जहाँ पे भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करेंगे और आपको बताया जाएगा, आपके कमेंट को उत्तर दिया जाएगा। तो जैसे कि पहला चैप्टर मैथ का है अर्थमेटिक का संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले पता होना चाहिए संख्या होती क्या है। जब तक हमको संख्याओं का बेसिक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उनके बारे में अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और नहीं ज्ञान कर पाएंगे। तो देखिए संख्या क्या होती है। जैसे कि हम लोग गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आगे भी इसी तरह चलती जाती है, अनंत तक गिनती जाती है, इन्फिनिट तक। तो यहाँ पर ये जो 1 से लेकर के 9 तक होते हैं ये हमारी संख्याएं नहीं होती बल्कि ये हमारे अंक होते हैं। 1 से लेकर 9 तक जो भी नंबर आते हैं इनको हम कहते हैं अंक। और इन्हीं अंकों से मिल करके जिस भी नंबर का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं संख्या। जैसे कि हमने ले लिया 1, ये 1 11 कैसे बना है? 1 और 1 से मिलकर बना है। इस 11 को हम क्या कहेंगे? ये 1 और 1 से मिलकर बना है। इसका जो ये अंतिम अंक है इसको हम लोग कहते हैं इकाई का अंक। क्या कहते हैं? इकाई का अंक। और इसका ये जो प्रथम अंक है इसे हम लोग कहते हैं दहाई का अंक। जिस प्रकार से इसको कहते हैं इकाई का मतलब होता है कि अंतिम अंक में 1 का मल्टीपल हुआ है और दहाई का मतलब होता है इस प्रथम अंक में 10 का मल्टीपल हुआ है। देखिएगा 10 एकम 10 प्लस 1 एकम 1, 10 और 1 मिलकर जिस तरह 11 का निर्माण होता है तो हम कहते हैं यह एक संख्या है, क्योंकि ये 2 अंकों से मिलकर बनती है। और जो भी 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर जिसका भी निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं संख्या। और जो स्वतंत्र होती जो किसी से मिलकर नहीं बनती है उनको हम कहते हैं अंक, जो कि 1 से लेकर 9 तक होते हैं। अब देखिए इन संख्या को कितने भागों में बांटा गया है या हम किस तरह से इनको कितने प्रकार में बांट करके इनको पढ़ते हैं। तो संख्याओं को हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। जैसे कि पहला भाग जो हमारा होगा, संख्याएं हमारी 3 प्रकार से हम बांट कर पढ़ेंगे। पहली भाग को हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। जो हमारा दूसरा भाग होगा उनको हम लोग कहेंगे काल्पनिक संख्या। और जो हमारा तीसरा भाग होगा इसे हम लोग कहेंगे सम्मिश्रित संख्या, सम्मिश्र संख्या। अब देखिएगा काल्पनिक संख्या कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं और सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होती हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा सीखेंगे। जो कि हमारे कंपटीशन के लेवल से अगर देखा जाए, जिस प्रकार की हम लोग तैयारी करते हैं कंपटीशन में जो हम लोग करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी भी भाग का रोल रहता है तो सबसे ज़्यादा हम लोगों से वास्तविक संख्या के बारे में ही पूछते हैं और वास्तविक संख्या से ही प्रश्न बनते हैं। इन्हीं को हमें सीखना है। काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्याओं से प्रश्न नहीं बनते हैं और बहुत ही कम बनते हैं। एक आध प्रश्न कभी कदार पूछ लिया जाता है तो पूछ लिया जाएगा, नहीं तो 90% क्वेश्चन जो बनते हैं वो हमारे वास्तविक संख्याओं से बनते हैं। तो वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं थोड़ा सा उनके बारे में समझेंगे। ये वास्तविक संख्याएं जो होती है ये इनफिनाइट माइनस से लेकर के इनफिनाइट प्लस तक होती है। माइनस के इनफिनाइट से लेकर के प्लस के इनफिनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं इनको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। इनको हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं वह होती हैं, काल्पनिक संख्याएं जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या अंडर रूट में माइनस करके लिख दी जाती है। माइनस का 3 रूट, माइनस का 5 रूट, माइनस का 8। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं इनको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, इन काल्पनिक संख्याओं को जो बेस मानते हैं या जो इंग्लिश में कहते हैं इनको हम लोग इंग्लिश में अमोटा कहते हैं। इनको आई से डिनोट किया जाता है, आई से दर्शाया जाता है।
आई बराबर माइनस का 1 अंडर रूट में माइनस का 1, इसको हम लोग इससे दर्शाते हैं। जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं? ये वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर से और ये काल्पनिक जो संख्याएं होती हैं इन दोनों से मिल करके बनी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। जैसे कि हम बोल सकते हैं 3 रूट माइनस का 5 रूट माइनस का 2, इस प्रकार से जो नंबर लिखे होते हैं इनको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या। हम लोगों को इनके बारे में भी नहीं जानना है, इनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन इनके बारे में बाद में जानेंगे। सबसे पहले जो आपका इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्या के अंदर और क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, क्या क्या सीखना है, चलो पहले उसके बारे में चर्चा करें। देखिएगा वास्तविक संख्या, अब देखिए वास्तविक संख्या को भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे। वास्तविक संख्या को भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक हम कहेंगे पूर्णांक और दूसरी कहेंगे दशमलव। वास्तविक संख्याओं को भी दो भागों में बांटेंगे, एक भाग को हम कहेंगे पूर्णांक संख्याएं, एक को कहेंगे पूर्णांक और दूसरे को कहेंगे दशमलव संख्या। अब देखिएगा पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत क्या आते हैं? जो संख्याएं पूर्णांक, जैसे कि हमने अभी कहा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? माइनस के इनफिनाइट से लेकर के प्लस के इनफिनाइट तक जो संख्याएं होती हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उन्हीं संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। अब देखिए ये जो जीरो होता है ये पूर्णांक की बिल्कुल मध्य की संख्या होती है। अगर जीरो के आगे की ओर हम लोग चलते हैं तो इस तरफ हमको प्लस की संख्याएं मिलती है, इस तरफ हमको प्लस की संख्या मिलती है, और जीरो के पीछे की तरफ आते हैं तो इस तरफ हमको सारी की सारी माइनस की संख्याएं मिलती है। दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं दशमलव में होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं दशमलव संख्याएं। जैसे 0.313, 0.2, 0.333, ठीक है, 0.625, इस तरह की जो भी संख्याएं होती हैं ये दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। अब वास्तविक संख्या, सबसे पहले हमने जाना संख्या क्या होती है। संख्या के हमने भाग जाना, संख्या को तीन भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या। अब वास्तविक संख्या को हमने दो भागों में बांटा, एक पूर्णांक संख्या और एक दशमलव संख्या। इन दोनों के बारे में जानना है। अब इन दोनों के बारे में से हमने सबसे पहले लिया पूर्णांक संख्या। अब जानते हैं पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या पढ़ना है, कैसे समझना है, ठीक है। तो अब पूर्णांक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं इसके बिल्कुल मध्य की जो संख्या होती है, पूर्णांक संख्या के बिल्कुल मध्य की जो संख्या होती है वह हमारी होती है जीरो। यदि जीरो के आगे हम चलते हैं, जीरो के आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरफ हमको प्लस की सारी संख्याएं मिलती हैं, इस तरफ हमको सारी की सारी संख्या प्लस की मिलती हैं और ये अनंत तक जाती है, ये अनंत तक जाती हैं। अगर जीरो के पहले हम लोग बढ़ते हैं तो इस तरफ हमको सारी की सारी संख्याएं माइनस की मिलती हैं और ये भी कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। माइनस के अनंत तक जाती हैं और ये प्लस के अनंत तक जाती हैं। अब देखिएगा ये जो प्लस की संख्याएं होती हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम लोग जानते हैं धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। जबकि जो ये जीरो के इस तरफ पहले होती है संख्याएं इनको हम लोग नाम देते हैं ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। अब बात की जाए ये जो मध्य की संख्या है जीरो, ये किस में आता है? यह ना तो धनात्मक में आता है, यह ना ही धनात्मक में गिनती होगी और ना ही ऋणात्मक में इसकी गिनती होती है। ये ना ही धनात्मक में गिनती होती है जीरो की और ना ही ऋणात्मक में गिनती होती है। इन दोनों में से किसी में नहीं आता है। जीरो के बाद की जितनी संख्या होंगी वह धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी, या धनात्मक संख्या कह सकते हैं, या धनात्मक पूर्णांक भी हम कह सकते हैं।
धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी, और इसके पहले जितनी संख्याएं होंगी ये हमारी ऋणात्मक पूर्णांक भी कहला सकती हैं, पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब ये हमने कहा ये धनात्मक पूर्णांक जो होती है ये ऋणात्मक पूर्णांक होती है। धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत क्या क्या हम सीखते हैं, धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत क्या क्या आएगा, अब इनको जानते हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से मिला करके पढ़ते चलना है ताकि हर एक पॉइंट क्लियर होकर चला जाए। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत क्या पढ़ना है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जो हमारा होता है इसमें हमारी दो संख्याओं को इसमें हमको दो संख्याओं के बारे में जानना होगा। नंबर एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, और नंबर दो पूर्ण संख्या। ये प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं और ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो एक से शुरू होकर के और अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं वह संख्या होती हैं जो कि जीरो से शुरुआत होती है, और ये भी कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। इनको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। ये दो नियम ये किसमें आते हैं, किसके अंतर्गत, धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अब हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या के अंतर्गत क्या क्या है। धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या आती है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, एक से शुरू होती हैं और इनफिनाइट तक जाती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होकर इनफिनाइट तक जाती हैं। अब देखते हैं प्राकृत संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिएगा प्राकृत संख्या के अंतर्गत हम लोगों को दो संख्याओं के बारे में जानना है। एक तो जो हम लोग सभी लोग जानते हैं अभाज्य संख्याएं, जिनको कहते हैं अभाज्य संख्या। अभी देखिएगा अभाज्य संख्या को एक और भी अन्य नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को पता होगा शायद, जिनको हम लोग जानते हैं ऋण संख्या। अभाज्य संख्याएं को भी क्या कहते हैं, ऋण संख्या भी कहते हैं। और ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऋण संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं, अभाज्य या ऋण संख्या वह संख्या होती है जो एक से और स्वयं को छोड़कर, एक को और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो, भाज्य ना हो। जैसे हम कह सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसी प्रकार इनफिनाइट तक, अनंत तक सारी संख्या होती हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। इन अभाज्य संख्या की एक और भी पहचान है, हम ऐसा भी कह सकते हैं जिन संख्या के दो गुणनखंड उन्हें अभाज्य संख्या कहें। जैसे कोई भी एक नंबर ले लो, उनमें से प्रत्येक नंबर का केवल 2 ही गुणनखंड संभव होगा, ना तो 2 से अधिक होगा और ना ही 2 से कम होगा।
यदि 2 से अधिक है तो वह अभाज्य नहीं है, 2 से कम गुणनखंड है तो भी वह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर 5 ले लिया, अगर 5 के आप गुणनखंड करेंगे तो 5 में 1 से भाग जा सकता है और 5 का भाग जाएगा। इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग 5 में नहीं जाएगा। देखिए इसके दो गुणनखंड संभव हैं। मैंने 13 ले लिया, 13 में देख लो, 13 में 1 का भाग जाएगा और स्वयं 13 का ही भाग जाएगा। इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग जाएगा नहीं जाएगा। ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसी प्रकार एक और हम सीखते हैं। पहला यहाँ पर अभाज्य संख्या या ऋण संख्या होती है। इसका जो दूसरा नियम होता है, इसमें जो दूसरा आता है वह क्या होता है? जो दूसरा इसका भेद होता है वह होता है भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या भी इनको कहते हैं। यौगिक संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? वह सभी संख्या जो एक से स्वयं से और किसी अन्य संख्या से भी भाज्य हो। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेंगे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ... इनफिनाइट तक की लिस्ट। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने 4 से लिया है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो 3 था, 2 था, ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं? ये तो अभाज्य संख्याएं थी, ये तो अभाज्य संख्या थी। अब इसके पहले भी एक संख्या हमारी बच रही है 1। इसको ना तो मैंने भाज्य में गिनती की है और ना ही अभाज्य में गिनती की है, जबकि ये प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या के भेद हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो 1 की गिनती क्यों इन दोनों में नहीं हुई है? एक पॉइंट ये बनता है। तो अभी मैं बताऊंगा 1 की गिनती क्यों इन दोनों में नहीं होती है। इससे पहले एक चीज और, इसकी एक पहचान समझ लेंगे हम। भाज्य संख्या को हम और एक तरीके से समझ सकते हैं। हम बोल सकते हैं वह सभी संख्या जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड संभव है। वह सभी संख्या जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड संभव है, वह सभी की सभी संख्याएं भाज्य कहलाती हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लो, मैंने माना 4 ले लिया। चलो मैं इस तरह बता रहा हूं यहाँ पर। जैसे कि मैंने 4 ले लिया। अब 4 में देखो कौन कौन सी संख्या से भाग जाएगा? 1 का भाग जा सकता है, 4 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा। देखिए 3 इसके गुणनखंड संभव है। मैंने 10 ले लिया। 10 में देखिए कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाएगा? 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और स्वयं 10 का भी जाएगा। मैंने कहा 3 गुणनखंड हो या 3 से अधिक हो, वह सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अगली क्लास में और भी कुछ आगे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ने धनात्मक पूर्णांक सीखा है। धनात्मक पूर्णांक के बाद ऋणात्मक पूर्णांक और भी संख्या पद्धति में हर एक पॉइंट इकाई का अंक, भाज्यता का नियम, जीरो ज्ञात करना, श्रृंखलाओं का योग ज्ञात करना, सभी कुछ एक एक चीज़ अच्छे से समझकर सीखेंगे। और बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। जहाँ पर समझ में ना आए आप कमेंट करेंगे, वीडियो को पॉज करके अपने अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके रोक करके अपने अच्छे से नोट्स बनाएंगे, ताकि कभी भी अगर हमको किसी भी चीज़ पर किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिक्कत करता है तो हम इसको दोबारा से देख करके समझें।